हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। कुछ दिनों से मेरे पास स्टूडेंट्स के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर पिछली वीडियो हमसे मिस हो गई है, पिछली वीडियो दोबारा सेंड कीजिए। कई टॉपिक जो पहले पढ़ा चुका हूँ वो टॉपिक्स स्टूडेंट दोबारा मांग रहे हैं। इसलिए आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि अपने चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारिक को आप सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 12 ज्योग्राफी के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर पिछली तमाम जितनी वीडियो हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। जो वीडियो आपसे मिस हो गई हैं, जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं पुनः, वो सभी वीडियोज उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत सबमिट करा दी गई हैं। आप वहां से जाकर पुरानी वीडियोज को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। चलिए चलते हैं, आज की चर्चा शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम जनसंख्या संरचना से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था जनसंख्या संरचना में एक आयु संरचना और दूसरा लिंगानुपात, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। हमने देखा था कि आयु संरचना में हमारे विश्व की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है। मैं पुरानी चर्चा एक बार शुरू कर देता हूँ। 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक, 15 से 65 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति। ये बालकों की श्रेणी में आते हैं, ये वयस्कों की श्रेणी में और ये वृद्ध की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इनमें ये और ये वर्ग आश्रित वर्ग कहलाता था, जबकि ये वाला जो वर्ग है वो कार्यशील वर्ग कहलाता है। इनकी चर्चा हम कर चुके थे, दोबारा नहीं जा रहा हूं विस्तार से, सिर्फ शॉर्ट ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जबकि लिंगानुपात में देखा था कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। हमने देखा था कि किस तरह प्रतिकूल लिंगानुपात की स्थिति जन्म लेती है और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। हमने लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र भी विशेष रूप से देख लिया था। आज उसी क्रम में चलते हैं। जनसंख्या संरचना का तीसरा टॉपिक साक्षरता। किसी स्थान विशेष में या कह सकते हैं निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर साक्षर व्यक्तियों की संख्या साक्षरता दर कहलाती है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर साक्षर व्यक्तियों की संख्या, यहां पुरुष या महिला नहीं आएगा, यहां सिर्फ हम साक्षरता दर पढ़ रहे हैं। यदि पुरुष साक्षरता दर पढ़ते हैं तो फिर पुरुष का वर्णन आएगा, महिला साक्षरता दर पढ़ते हैं तो परिभाषा में महिला शामिल किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ कॉमन पढ़ रहे हैं साक्षरता दर, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर साक्षर व्यक्तियों की संख्या साक्षरता दर कहलाती है। अब एक सवाल मन में उठता है कि आखिर साक्षर से क्या आशय? साक्षर हमारे देश के अंतर्गत एक क्राइटेरिया बनाया गया है और उस क्राइटेरिया के तहत एक परिभाषा को स्पष्ट किया गया है कि 7 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ सकता है, लिख सकता है
तथा समझ सकता है, ऐसा व्यक्ति साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, ऐसा व्यक्ति साक्षर कहलाता है। और प्रति 1000 व्यक्तियों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या साक्षरता दर कहलाती है। आज हमारा भारत इतना विकास कर रहा है, उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी हमारे देश की साक्षरता दर अभी 73% है। कहीं कहीं ये आंकड़ा 74.04% भी देखने को मिलता है। यानी अभी भी हम 100% साक्षर नहीं हो पाए, शिक्षित नहीं हो पाए। आज भी देश की लगभग 1/4 आबादी, 1/4 जनसंख्या अशिक्षित है। जापान जैसा देश, यदि हम 100% साक्षरता की बात करें तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, ये ऐसे देश हैं जहां की साक्षरता दर 100% हो चुकी है। 100% शिक्षित लोग हैं। आप देखिए जापान को 1945 में, आपको स्पष्ट जानकारी है कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान तबाह हुआ था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे 2 बड़े क्षेत्रों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे और उन परमाणु बमों के कारण ये जापान पूरी तरह तहस नहस हुआ था। 1945 की घटनाएं देखिए, जापान ने इतनी ज्यादा तरक्की की इतने कम समय में कि आज जापान 100% साक्षरता की श्रेणी में शामिल हुआ। वहीं भारत जो 1947 में आजाद हुआ, वही लगभग समय, लेकिन आज भी भारत अपनी उस तरक्की को हासिल नहीं कर पाया जो श्रेणी जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने हासिल की है। खैर, फिर भी भारत विकास कर रहा है। अभी पिछले आंकड़ों से अगर आज के आंकड़ों की तुलना करें तो ये सामने आता है कि भारत ने अपना विकास किया है, लेकिन अभी भी भारत को विकास काफी करना है। और ये साक्षरता दर जो 73-74 के आसपास है, उसे 100% लेकर जाना होगा। सरकार इसके लिए काफी प्रयास कर रही है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, पत्राचार के माध्यम से और अन्य तमाम कानून बनाकर सरकार प्रयास कर रही है कि साक्षरता दर को बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी हमने अभी वो आंकड़ा हासिल नहीं किया जो हमें हासिल करना चाहिए। खैर, छोड़िए इन चीजों को। हम बात कर रहे थे साक्षरता दर की। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर देता हूं कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर साक्षर व्यक्तियों की संख्या साक्षरता दर कहलाती है। और साक्षर से आशय होता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, वह साक्षर कहलाता है। 100% साक्षरता वाले देशों के अंतर्गत जापान, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क को शामिल किया जाता है। यहाँ 100% की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि 100% साक्षरता वाले देश का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है जापान, वैसे एक ही पूछेगा लेकिन कई बार आधा प्लस आधा करके पूछ सकता है आपसे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा डेनमार्क और फिनलैंड भी ऐसे देश हैं जहां की साक्षरता दर 100% है। साक्षरता के बाद हम बात करते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या।
जनसंख्या संरचना में यह शब्द भी एक शामिल किया जाता है। आज देखा जाए तो हमारे देश की लगभग 55% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। देश की 55% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है, जो देश की आबादी का आधे से ज्यादा है। हालांकि ये आंकड़ा धीरे धीरे घटता जा रहा है। कुछ समय पहले ये आंकड़ा 75% था। हम ये कहते थे कि देश की 3/4 जनसंख्या, 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। लेकिन आज ये आंकड़ा घटते घटते 55% पर आ गया। फिर भी ये कह सकते हैं कि अभी भी ये आंकड़ा आधे से ज्यादा है, यानी देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी कृषि कार्यों में संलग्न है। तो ग्रामीण जनसंख्या की मैं पहले बात करूं, ग्रामीण जनसंख्या उस जनसंख्या को कहा जाता है जिसकी आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः कृषि हो, यानी वह जनसंख्या जो मुख्यतः कृषि कार्य करती हो, उस जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्याओं में शामिल किया गया है। जबकि वह जनसंख्या जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, उस जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या में शामिल किया गया है। गैर कृषि से आश्रय अर्थात कृषि कार्य को छोड़कर अनेक जितने भी कार्य हैं, यदि जनसंख्या उन कार्यों में शामिल है तो वो नगरीय जनसंख्या है, और यदि कृषि कार्य में शामिल है तो वह ग्रामीण जनसंख्या है। अभी गैर कृषि कार्यों में कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, जैसे उद्योग है, सेवा क्षेत्रक है, सेवा क्षेत्रक में शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन है, ऐसे तमाम जितने भी कार्य हैं, अगर जनसंख्या इन कार्यों में संलग्न है तो वह नगरीय जनसंख्या, और कृषि कार्य में संलग्न है तो वह ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। और देश की यदि हम बात करें तो देश की लगभग 55% आबादी आज भी कृषि कार्यों में शामिल है। साक्षरता दर और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के बाद आज का एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। ये बहुत कॉमन टॉपिक है, इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूं, ज्यादा आपको जोर नहीं दे रहा इन चीजों पर। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना अर्थात जनसंख्या किन व्यवसायों में शामिल है। जनसंख्या को व्यवसाय के आधार पर मुख्यतः तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। लेकिन अपने सिलेबस के अंतर्गत इनको यानी तृतीय क्षेत्रकों को 2 और भागों में बांट दिया गया, चतुर्थक और पंचमक। क्या है इसके बारे में देखिए। बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यहां से एक प्रश्न डेफिनेट आता है। डेफिनेट है, 100% है, यहां से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। पिछले 3 साल से लगातार यहां से 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ऐसी स्थिति में इनको ध्यान देना बेहद जरूरी है। प्राथमिक क्षेत्र परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। प्राथमिक क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी काटना, खनन करना,
मछली पालन। ये वे कार्य हैं जिनके अंतर्गत हमें वस्तुएं मिल गई और हमने उनका इस्तेमाल कर लिया है। जैसे लकड़ी काटना, लकड़ी को उगाने में मानव का योगदान नहीं है। जंगल है, मानव गया, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट ली, तो ये लकड़ी किसने दी? प्रकृति ने। खनन, जमीन में खनिज भरे हुए हैं, मानव ने उनकी खुदाई की और खनिजों को बाहर निकाल लिया, जो भी सीधे प्रकृति से प्राप्त हुआ। मछली पालन, सागरों में, नदियों में मछलियां मौजूद हैं, वहां से मछलियां लाई गई और उनका पालन शुरू कर दिया। तो प्राथमिक क्षेत्र में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं। बात करें द्वितीय क्षेत्र की, पहली लाइन वही चलेगी। द्वितीय क्षेत्र में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देते हैं। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना। लकड़ी हमें मिली प्राथमिक क्षेत्र से, प्रकृति से, और उसका हमने रूप परिवर्तन कर दिया फर्नीचर बनाकर। गन्ने से शक्कर बनाना, गन्ना प्रकृति ने हमें प्रदान किया, पेड़ों में गन्ना प्राप्त हुआ, फसल पैदा हुई और उससे हमने बना डाली शक्कर। अब ये शक्कर और फर्नीचर प्रकृति से नहीं मिलते हैं कि किसी जमीन के अंदर शक्कर दबी हुई हो या किसी पेड़ पर फर्नीचर लटका हुआ हो, नहीं, ये हमने बनाए, जिससे? प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से। तो द्वितीय क्षेत्र में वे कार्य शामिल किए जाते हैं जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करूं, इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें किसी वस्तु का उत्पादन ना करके सेवा प्रदान की जाती है। किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, अपितु सेवा। जैसे शिक्षा, चिकित्सा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या किसी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है? नहीं। क्या ये पढ़ाई मुझे प्रकृति से प्राप्त हुई? क्या जंगल से, किसी पेड़ से, क्या जमीन से ये शब्द दबे हुए थे जो मैं उठा लाया और आपके सामने बोल रहा हूं? नहीं। यहाँ किसी चीज का उत्पादन नहीं है, प्रकृति का इसमें योगदान नहीं है। यहाँ जो की जा रही है वो सेवा की जा रही है। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उन कार्यों को शामिल किया जाता है जिनमें किसी वस्तु का उत्पादन ना करके सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, परिवहन है, संचार है आदि। मुख्यतः ये तीन ही प्रकार के क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन अपने सिलेबस में दो को भी शामिल किया गया है, चतुर्थक और पंचमक। इसके अंतर्गत तृतीय क्षेत्रक को ही डिफाइन किया गया है और ज्यादा वर्गीकृत किया है। तृतीय क्षेत्रक के बाद जो चतुर्थक क्षेत्रक शामिल किया गया है, इसमें उच्च स्तरीय सेवाएं हैं, जबकि पंचमक के अंतर्गत अति उच्च स्तरीय सेवाओं को शामिल किया जाता है। अति उच्च स्तरीय सेवाएं, इनको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक विद्यालय की बात कर लें। एग्जाम्पल दे रहा हूं इसको समझाने के लिए। एक विद्यालय में तीन कैटेगरीज के लोग, एक प्रिंसिपल्स, एक टीचर और एक पियोन, तीनों ही सेवा कर रहे हैं। पियोन अपना काम कर रहा है, टीचर अपना काम कर रहे हैं और प्रिंसिपल अपना काम कर रहे हैं। ये किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे, कोई भी प्रकृति से वस्तु नहीं मिली, अपितु तीनों क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तो तीनों को यदि कॉमन में शामिल करेंगे तो तृतीय क्षेत्रक में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों का वर्गीकृत करें
तो आप समझिए तृतीय क्षेत्रक में शामिल किया जाएगा फिर अपने पियोन, चतुर्थक में उच्च स्तरीय यानी पियोन से उच्च स्तर पर टीचर, और टीचर से उच्च स्तरीय यानी अति उच्च स्तरीय जो है वो है प्रिंसिपल। तो इस प्रकार से तृतीय क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया गया, चतुर्थक और पंचमक, जिसमें उच्च स्तरीय और अति उच्च स्तरीय सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो ये जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना है जिसमें हमने जनसंख्या के द्वारा किए गए व्यवसायों की जानकारी हासिल की। उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक बात पुनः स्पष्ट कर देता हूं, बार बार स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी आए थे स्टूडेंट्स के कि सर पुरानी वीडियोज हमें नहीं मिल रही हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है, हालांकि उसमें एक 10th क्लास की भी प्ले लिस्ट है, तो 10th और 12th दोनों की प्ले लिस्ट है। आपको जो भी चाहिए, यदि आपके कोई छोटे भाई बहन 10th में भी पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं इसी विद्यालय में हो आपके छोटे भाई बहन 10th क्लास के, यदि कोई स्टूडेंट्स हैं तो आप उनके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकते उसे शेयर कीजिए। थैंक यू।